बिहार में लोग कहते हैं कि इसे दलितों की पार्टी नहीं है। जब कहा जाता है कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि दलितों के ऊपर इतना शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है, तो फिर दलितों की पार्टी है कहाँ? क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम जो आपका प्रश्न है वह प्रश्न हमारे अनुकूल नहीं है। मैं जिस दल से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है। हमारे यहाँ कोई भी जाति और धर्म, मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी से आता हूँ, आज हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहने को तो जाति का चमार हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कभी जगजीवन राम हुआ करते थे, बहुत भोला पासवान, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं शेड्यूल कास्ट के और मैंने बैकवर्ड कम्युनिटी के। जहाँ हमारे यहाँ दल की बात होती है, हमारे यहाँ किसी जाति और धर्म पर नहीं, मानव का विकास कैसे हो, लोगों का पिछड़ापन दूर कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, एजुकेशन, हेल्थ, अवेयरनेस कैसे हो, इस पे हमारा फोकस होता है। हमारा फोकस किसी जाति विशेष को लेकर के नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक शेड्यूल कास्ट की बात है, आपने क्वेश्चन किया है तो मुझे उत्तर देना ही होगा। तो जहाँ तक सबसे ज़्यादा अगर शेड्यूल कास्ट का अगर विकास अगर हुआ है, आज भी पूरे देश में देखा जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर एमएलए और एमपी, राज्यसभा, एमएलसी की अगर संख्या गिन लेंगे आप, तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी, किसी दल में अगर वर्तमान जीते हुए पदेन अगर कोई अगर है व्यक्ति, तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस में हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो सत्ता लोलुप, जो हमारे साथी ने कहा भी है, जो सत्ता लोलुपता के जो मद में जो चूर हैं, जिनको केवल अपने परिवारवाद से मतलब है, जिनको अपने निजी स्वार्थ की मतलब है, वैसे लोग जो है किसी पार्टी के हित और किसी पार्टी के सिद्धांत, आइडियोलॉजी के नहीं मानते। उनका मानना होता है कि केवल मेरा विकास हुआ। ऐसे लोगों से समाज का हरासमेंट हो रहा है। सत्येंद्र बाबू, क्या कहेंगे? देखने के लिए, गिनाने के लिए तो बहुत सारी पार्टियां हैं, सब कहते हैं कि दलित की पार्टियां हैं, लेकिन इन तमाम पार्टियां होने के बावजूद भी दलितों के ऊपर ही शोषण हो रहा है। ये मैं बहुजन समाज पार्टी से आता हूं और बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय तीसरी नंबर की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी दलित, खास करके दलित की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ही में ही सुरक्षित दलित समाज के लोग हैं। है तो ये बहुजन समाज, लेकिन दलित समाज के ही लोग, दलित समाज के लोग बहुजन समाज में ही सुरक्षित हैं। लेकिन कारण इसके पीछे है कि जो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जो है, देश के तीसरी नंबर की पार्टी है और मायावती इसके नेता हैं। और मायावती जी एक सशक्त महिला, आयरन लेडी हैं, जो कुछ देश में जब कुछ घटनाक्रम करती हैं तो पूरे देश के जो जितनी भी पार्टी है उस सभी में खलबली मच जाता है। लेकिन कारण है कि हम सुरक्षित क्यों नहीं हैं, क्योंकि बहुजन समाज के, खास करके दलित समाज के लोग जो हैं, मान्यवर कांशीराम जी ने चमचा युग लिखा है किताब, ये बहुजन समाज पार्टी से और बहुजन समाज से टूटकर अलग अलग कई दल बना करके ये शक्ति को कमजोर कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, जिसके कारण जो है हम एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर शोषण हो रहा है और सत्ता तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये ही कारण है। कलेश्वर बाबू, क्या कहेंगे? वास्तव में तो है, बहुजन समाज पार्टी जो है सो समाज के लिए शुभचिंतक है ही, तैसी है, समाज को सुरक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं। लेकिन इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर हम सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारी सफलता विफलता का कारण क्या है और विफलता को सफलता में कैसे कन्वर्ट करें, इसमें आपस में बैठ करके उदारवादी दृष्टिकोण लगा करके, लचीलापन ला करके, अपना रिजिडनेस छोड़ करके समाज के उत्थान, कल्याण और विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, समाज हित को प्राथमिकता देते हुए सारे लोगों को एक जगह पर आकर के विचार करना चाहिए और एक दिशा तय करना चाहिए कि हमारे दुख दुर्दशा का कारण क्या है, गरीबी बेरोजगारी का कारण क्या है, शोषण दमन का कारण क्या है। हमारे ही वोट और सपोर्ट से सरकार बनती है, हमारे ही अधिकार का हनन होता है। सबका साथ सबका विकास नारा चल रहा है, लेकिन सबके साथ कौन है भाई? सबके साथ तो हैं हम, लेकिन सबके विकास के डेफिनेशन में भाई किसका कौन कौन वर्ग आता है, इसमें समाज के तमाम लोगों को
दलगत भावना को छोड़ करके, दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठ करके समाज हित की भावना के लेकर के, समाज के उत्थान कल्याण विकास को सुरक्षा की भावना को लेकर के एक जगह पर आकर के विचार विमर्श करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। आदेश बाबू, अब सवाल आपसे जा रहा है। भारत में 1984 से बनी हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसका प्रतिनिधित्व जो है अभी कह सकते हैं बहन जी के हाथों में। जब कहा जाता है कि दलितों की पार्टी, खास करके रविदास जाति की अगर बात आती है, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रविदासों की पार्टी नहीं, लेकिन लोग ऐसा ब्रांडिंग करने का कोशिश किया, ये पार्टी है ही, तो फिर आपको ये समतामूलक संग्राम दल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी बनाना क्या असंवैधानिक है? संवैधानिक है, संविधान में है या नहीं? बाबा साहेब ने भी पार्टी बनाए थे, उसके बाद कांसी राम साहब पार्टी क्यों बनाए? देखिए, बात ऐसा है कि परिस्थिति के हिसाब से लोगों को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले, कांसीराम साहब को मानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि अपने विचार पर, सच की कसौटी पर कस करके देखो पहले सच क्या है, और जो वर्तमान परिस्थिति मांग कर रहा है उसके हिसाब से नीति तय करना होता है। समाज को सुरक्षा करने चले हैं तो इसकी ख्याल रखना होगा। और वजह यही रहा कि आज तक मैं एक देख रहा हूँ, 40 साल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहन जी को मैं भी आदर्श मानता हूँ, मैं भी उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। बहन जी जैसा यहाँ नेता क्यों नहीं आज तक हुआ? मेरा ये डिमांड है, मेरा ये कहना है। इसी का भरपाई करने के लिए हमने समतामूलक संग्राम दल बनाया है। सर सत्येंद्र बाबू, बहुजन समाज पार्टी की बहन जी के जैसा बिहार में नेता क्यों नहीं है? बहुजन समाज पार्टी बिहार में नेता बहुजन बहन जी की तरह नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं खास करके, और हम समझते हैं कि बिहार के अंदर में जितना भी कोई दल बनाया है, अपने समाज जिसको आप कहते हैं दलित, जितने भी दल बनाए हैं वो बहुजन समाज पार्टी से टूट कर ही बने हैं। तो मेरा इस पर कहना है कि जिन लोगों में त्याग और तपस्या और बलिदान की भावना नहीं था, जो धैर्य नहीं रख सकते हैं, मेरा अपना सोच है, धैर्य नहीं रख सकते हैं और चाहते हैं कि मैं जल्दी कहीं से विधायक बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, तो वो क्या करते हैं? धैर्य ना रख करके, खो करके और एक अलग दल बना लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी को डिफीट देने के लिए वो कभी अखिलेश यादव भी जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भाई ये वो सीट दे दो। फिर बिहार में आए तो पप्पू यादव से गठबंधन करने चले गए। तो इन लोगों में मेरा यही सोच है कि इन लोगों में खास करके दलित समाज में जो नेता पैदा हो रहे हैं, हम तो फिर कांसीराम जी बात करेंगे कि उन्होंने लिखा है चमचा जोग। तो ये जो है चमचागिरी करने चले जाते हैं और धैर्य नहीं रखते हैं, इसलिए उभर कर नहीं आ रहे हैं। बिहार में कोई दलित समाज का नेता, अपने समाज का नेता उभर करके जो है बिहार स्तर पर कोई नहीं पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो नेतागिरी कर नहीं रहे हैं, वो चमचागिरी कर रहे हैं। 1984 से बिहार में, जब 1984 की पार्टी आपकी है, 1984 से समझिए कि राजनीति हो रही है। बिहार में आपकी पार्टी के द्वारा क्या किया गया? बिहार में आपने परिवर्तन की कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी? जैसे बिहार में हमारा यहाँ 6 गो विधायक हुआ बिहार में। तो जब भी घटना हुआ, जब भी बिहार स्तर का कोई मामला आया, तो बहुजन समाज पार्टी बिहार स्तर का आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, सारे कार्यक्रम चलाए। लेकिन बिहार में जो है, जैसे अभी 6 विधायक हम लोग का पार्टी का था, लालू प्रसाद यादव जी को समर्थन दिया और फिर लालू प्रसाद यादव ने जो है अभी हम लोगों का जो बसपा का विधायक था उसको तोड़ने का काम किया, ये तोड़ के अपने में मिलाए। तो इससे जो है हमको थोड़ा नुकसान हुआ है
अब जैसे हम इस पर बोलेंगे, हम लालू यादव बिहार के राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी पर कह रहे हैं कि जैसे अभी लोकसभा का चुनाव में बहन जी को महागठबंधन इंडिया गठबंधन जो चल रहा है, तो अखिलेश जी कहें कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी आएंगी तो हम तो नहीं रहेंगे। आपके लालू प्रसाद यादव बिहार के नेता ने कहा कि मायावती को तो आमंत्रित नहीं किए हैं। तो मेरा कहना है कि आंदोलन तो हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है बिहार में कि यदि मायावती जी आ जाती हैं तो फिर मेरा जो है खटिया खड़ी हो जाएगा बिहार के अंदर में। मायावती जी आंदोलन कर रही हैं, क्या कहेंगे? दिख रहा है। देखिए, बहन जी के बारे में जहां तक बात है तो हमारे राष्ट्रीय सोच की जो आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, हमेशा मायावती जी बहन जी को चाहे कि साथ हमारे साथ चले। हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी के साथ में बैठे, उन्होंने कहा भी हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष के लेकर रही ही नहीं है। हम चाहते हैं, हमारे शीर्ष नेता हमेशा चाहते हैं कि सारे पार्टी के वैसे लोगों को जो दल माने अनुसूचित जाति कहलाते हैं, जो पिछड़ी हैं, जो सामाजिक न्याय जिनको अभी तक नहीं मिला है, उन सबको लेकर के एक साथ चले और उनके सारे नेताओं को एक साथ ले चलने की सोच रखती है हमारी दल। लेकिन आरएसएस जनसंघी, हमारा हमला सीधे आरएसएस पर है, हमारा हमला सीधे बीजेपी पर है। बीजेपी और आरएसएस के जो विचारधारा है वो चाहती है हमेशा कि जितने भी दलित और अकलियत और जितने गरीब गुरबे या इस तरह के जो समाज के वंचित वर्ग है, उसको कैसे डिवाइड एंड रूल रखा जाए कि मूल शक्ति जो है कि बिखरा हुआ रहे। और जब तक मूल शक्ति एक सूत्र में बंधेगा नहीं, देश का कल्याण विकास होना नहीं। तो कारपोरेट घराने वाले लोग, जनसंघी के लोग कभी भी एक जगह लोगों को होने नहीं दे रहे। हम तो हमेशा बहन जी को, हमारे शीर्ष नेताओं ने चाहा कि आइए, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन क्यों नहीं आए? लेकिन नहीं आने के कारण तो बताए कि जनसंघी विचारधारा के जो कुछ जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं, जिस पर उन्होंने ये ध्यानाकृष्ट जनसंघी नहीं चाहते हैं कि आपकी पार्टी या इंडिया गठबंधन नहीं चाहती है? इंडिया गठबंधन में वैसे लोग जो दलाल बिचौलिए बैठे हैं, जो इंडिया गठबंधन को पार्टी संगठन में रह के कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी और आरएसएस का दलाल है। अब वो दलाल नहीं चाहता है कि बहन जी अगर जैसे ही आज खड़गे साहब और बहन जी एक मंच पर आ जाए तो पूरे भारत का नक्शा बदल जाएगा, सारे विपक्षी की हेकड़ी बंद हो जाएगी। तो अगर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है तो फिर आखिर बहन जी को आपने अपने गठबंधन में क्यों नहीं लिया? आपने बताया कि से नहीं, ये जो संघी लोग है वो नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ तो आपके गठबंधन में जो हैं उनकी बात आ रही है। इन्होंने तो सपा की बात किया। सबको को पता है कि सपा में अखिलेश यादव ने कहा कि बहन जी अगर आ जाएंगे तो फिर हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो फिर आपका पार्टी गठबंधन किया उस पार्टी से जिसका वोट परसेंटेज जो है 1.5% भी नहीं है, जबकि बहन जी का पूरे देश में 6% वोट है, फिर भी उनके साथ में गठबंधन नहीं हुआ। आखिर ये खड़गे की असफलता माने कि राहुल गांधी की? देखिए, खड़गे साहब और राहुल गांधी पर प्रश्न बहन जी को लेकर के नहीं उठाई जा सकती है। एक बात हमारे साथी ने कहा है, हो सकता है हमारे बातें से अभी डिबेट में गर्माहट पैदा हो जाए। इन्होंने, हमारे साथी ने कहा कि क्षणिक स्वार्थ के लिए थोड़ा सा समय, पेशेंस रखना चाहिए। हम उस ओर नहीं जाना चाहते हैं। धैर्य, कुर्सी के लिए धैर्य को खो देना और तुरंत किसी वैसे पार्टी से गठबंधन कर लेना, अब चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे किसी मंत्री का पद हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री का पद हो, अगर वो प्राप्त करने के लिए कोई यदि हमको अगर ऑफर दे दे और हम तुरंत चमचाजुग की, उन्होंने बात करी, चमचाजुग हमने भी पढ़ा है, अच्छी बात है। लेकिन कोई कह दे हमें कि प्रधानमंत्री अशोक जी आपको हम बना देंगे, कल आप मेरे विचारधारा के साथ चले आइए, और संसद में मजाक बन जाना पड़ता है। पिछले 2 दशक पहले एक ऐसी घटना सदन में घटी थी, बहन जी को बीजेपी वाले, आरएसएस वाले ने कह दिया कि बहन जी अभी प्रधानमंत्री आप, और उसके बाद में किस तरीके से तमाशा कर रहे थे, कैसे मखौल हंसी उड़ा रहे थे। अब बहन जी अकेले सदन में खड़ी थी। दुर्भाग्यपूर्ण था मानवर कांसीराम साहब का जो लड़ाई जो उन्होंने लड़ा था कि ठीक है एक दलित समाज की लड़ाई, वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई पूरे देश के विकास के संदर्भ में बोलते हैं, सभी समाज के संदर्भ में बोलते हैं, लेकिन धैर्य होना चाहिए। अगर वो धैर्य के साथ यदि काम की होती, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे, मानवर साहब का माइंड हैमरेज हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसका कारण क्या था, उसको तह में जाने की जरूरत है। बहुत सारे नेता हमारे हड़बड़ी में होते हैं,
कि बस बहुत जल्दी से हमको मुख्यमंत्री पद मिल जाए, बहुत सा जल्दी प्रधानमंत्री पद मिल जाए। देश की जब आज़ादी अंग्रेजों के खिलाफ जब हमने लड़ी थी, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों ने लड़ा था, तो 1857 का विद्रोह केवल नहीं था। तात्या टोपे, हैदर अली, टीपू सुल्तान, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 1800 ईस्वी से लड़ रहे थे। तो 150 के बाद जाकर के 1947 में आज़ादी की एक छोटी सी एक मैंने वो छद्म आज़ादी देखा। ओरिजिनल आज़ादी तो अभी नहीं आई है, तीसरी आज़ादी बाकी है। तो बहन जी के संदर्भ में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी एग्रेसिव हो करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहन जी तो बहुत बड़ी प्रखर व्यक्ति हैं, उनको हम जैसे लोग सलाह नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, पेशेंस के साथ काम करिए। हम 1800 से लड़ते 1947 में एक तथाकथित आज़ादी पाते हैं, ओरिजिनल आज़ादी नहीं पाते हैं। आपको ओरिजिनल आज़ादी पाने के लिए तुरंत मायावती कल्याण एक्सप्रेस चलाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? अगर आप सचमुच में पूरे देश के हितैषी थे, मान लिया खड़गे साहब माने मल्लिकार्जुन खड़गे या हम सभी लोग जो है मनुवादियों की पार्टी कहलाते हैं, मनुवादी विचारधारा से चलते हैं, हो सकता है हम मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। आप शुद्ध सोना है, 22 कैरेट 24 कैरेट के सोना है, तो आपकी दायित्व बनती थी कि पूरे देश के तमाम लोगों को एक साथ लेकर के जुड़ते। क्यों जनसंघियों के मैंने बहकावे में आकर क्यों उसके बहकावे में आकर के देश के मैंने वंचित समाज के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए थोड़ा सा आपको रोकेंगे सर, और हम कोलेश्वर बाबू के पास में आएंगे। सर, आप एक सामाजिक शुभ चिंतक हैं, आप ये बताइए कि बिहार में जो खास करके दलितों की स्थिति है, इसको सुधारने के लिए क्या अल्टरनेट हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है? विकल्प तो हमारे नज़र से यही है, चूंकि हम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड या कोई ज़्यादा अनुभवी आदमी हम हैं नहीं, लेकिन हमको यही लग रहा है कि समाज के ऊपरी स्तर पर, राजनीति के ऊपरी स्तर पर जो बातें चल रही है, इलेक्शन के स्तर पर बातें चल रही है, ग्राउंड लेवल पर जहां पर जमीन पर आदमी लोग हैं, अपने समाज को जागृत किया जाए, समझाया जाए, बुझाया जाए और लोगों में एकता पैदा किया जाए, अपने अधिकार कर्तव्य के प्रति जागृति चलाया जाए। जागृति अभियान अगर चला करके और लोगों से सलाह मशविरा लिया जाए कि हाँ भाई, हमारे सुरक्षा और हमारे विकास के लिए, हमारे उत्थान कल्याण के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, किसके साथ। आपने कहा कि ये सब किया जाए, तो आखिर ये करेंगे कौन, इसकी पहल कौन करेंगे? इसके लिए समाज के सारे बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो लोग करेंगे, जो राजनीतिक ख्याल से जो जागृत लोग हैं, सामाजिक ख्याल से जो जागृत हैं। और जहां तक हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, अगर हमसे अगर कोई सेवा बन पड़ती है, अगर हमें लोग कहेंगे तो हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर हम ले सकते हैं। और आपका जिस तरह से प्रयास है लोगों को ऑर्गेनाइज करना, एक जगह पर लाना और सारे लोगों को ये पूछना है, लोगों को बताना, इस बात से अवगत कराना कि हमारे दुख दुर्दशा का कारण क्या है, हमारा पिछड़ापन का क्या कारण है, हमारा शोषण दमन उत्पीड़न का क्या कारण है, इसको सामने लाने का आपने जो सराहनीय प्रयास किया है, अगर 1-2 बार इस तरह का प्रयास किया गया तो हम निचले स्तर पर निश्चित रूप से कहते हैं कि इस तरह का जन जागरण आंदोलन खड़ा होगा कि कोई भी स्वार्थी नेता, चाहे पार्टी, चाहे कोई भी तरह का कोई आदमी हमें धोखा, झूठा वादा, झूठा नारा देकर के, झूठा भाषण, झूठा आश्वासन देकर के हमको धोखा नहीं दे सकेगा। क्योंकि निचले लोगों को सतर्क करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की होती है, क्योंकि आप लोग अगर आगे आते हैं तो हम सारे लोग आगे आ जाएंगे। आप लोग का एक कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है, एक कार्यक्रम सुनिश्चित कंटिन्यूअस किया जाए। अरे अम्बेडकर साहब की जब जयंती मनाई जाती है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम किया जाता है, तो सालाना नेशनल फेस्टिवल में, एनुअल फेस्टिवल में होता है, लेकिन हम इसको कंटिन्यूटी करते हैं कि हमेशा एक ग्रेव के एक टाइम समय सीमा के अंतर्गत हमेशा कंटिन्यू हो, क्योंकि जागृति का लहर का आंच धीमा न हो जाए, ऊर्जा का प्रवाह कहीं रुक न जाए, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। बिल्कुल मीडिया के माध्यम से ये मीडिया का कर्तव्य है कि तमाम के तमाम जागरूक लोग हैं, उनको आमंत्रित करे, जागरूक करे, बैठाए उठाए और पूछा जाए कि हमारे दुख दशा का कारण क्या है, शोषण दमन उत्पीड़न, गरीबी बेरोजगारी का कारण क्या है, इस पर गहन मंथन होना। अगर नीचे वाला अगर मजबूत हो जाएगा तो सरकार की कोई ताकत जो है, आज हम किसी को गिराने जाते हैं कि हमको ये दो, हमको वो दो, हमें उपेक्षा अनादर की दृष्टि से देखता है, कल ये परिस्थिति समाज के अंदर राजनीतिक परिस्थिति आ जाएगी, मजबूरी पैदा होगी कि वो हमारे पास खुद आ जाएगा कि बगैर इसके सहयोग से हम सरकार नहीं बना सकते हैं। तो अपने अधिकार को बचाने के लिए, प्राप्त करने के लिए सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना होगा, जागरूकता लाना होगा और सामाजिक जागृति का काम नीचे से शुरू करना होगा सर। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है।
अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।